हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भीम मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 और अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे साथियों इस वीडियो में। तो प्लीज़ साथियों, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग साथियों लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं हम। तो पहले हम लघु उत्तरी प्रश्न कराएंगे। पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, किताब उल हिंद पर एक छोटी टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किताब उल हिंद अल बरूनी, बिरूनी है लेकिन बरूनी है, अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी। अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी। यह सरल था यह सरल था और अरबी भाषा में लिखा गया था। इसे धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, शिष्टाचार और रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन और उपाय, प्रतिमा, कानून और मेट्रोलॉजी जैसे विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया था। यह एक बहुत ही विशिष्ट संरचना में लिखा गया था। प्रत्येक अध्याय आम तौर पर एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। इसके बाद सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित विवरण होता है और अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना के साथ निष्कर्ष निकाला जाता है। तो साथियों, ये है पार्ट टू के वीडियो है। और इसके पहले हम पार्ट 1 में इसका विस्तार से वर्णन किया था, ये चैनल पर प्रोवाइड है, तो इसे जाके देख लेंगे। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक पूरा अध्ययन करें। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इब्न बतूता क्या होगा? थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया था साथियों। इब्न बतूता ऐसे लिखा जाएगा, बा तू ता। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे हैं उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता ने यात्रा के माध्यम से प्राप्त अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना है। उन्होंने नई संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों, मूल्यों आदि के बारे में सावधानी पूर्वक अपने विचारों को दर्ज किया। उन्होंने उन सभी के बारे में लिखा जिन्होंने उन्हें आंखों और कानों के लिए खुश सांसारिक मनोरंजन दिया। इब्न बतूता ने अपनी नवीनता की वजह से उन्हें प्रभावित और उत्साहित करने वाली हर चीज का वर्णन करने का निश्चय किया। जबकि बर्नियर उस समय भारत आया था जब मुगलों ने शासन किया और देश के कई हिस्सों की यात्रा की, और उसने जो देखा उसके बारे में लिखा। भारत में उसने जो देखा अक्सर उसकी तुलना यूरोप की स्थिति और विशेष रूप से फ्रांस के साथ की। चलिए साथियों, इसके साथ ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बर्नियर के विवरण से निकलने वाले शहरी केंद्रों की तस्वीर पर चर्चा करें। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों। चलिए इसका आंसर क्या होगा? उत्तर क्या हो? 17वीं शताब्दी के दौरान लगभग 15% भारतीय आबादी कस्बों में रहती थी। यह उसी अवधि में पश्चिमी
यूरोप में शहरी आबादी के अनुपात से अधिक था। यहाँ के शहर अपने अस्तित्व के लिए शाही शिविरों पर निर्भर थे। शहरी समूह में पेशेवर वर्ग जैसे चिकित्सक, शिक्षक, वकील, चित्रकार, वास्तुकार, संगीतकार, सुलेखक आदि शामिल थे। कुछ लोग शाही संरक्षण पर निर्भर थे। कई ने अन्य संरक्षकों की सेवा करके अपना जीवन यापन किया, जबकि अभी भी अन्य लोगों ने भीड़ भरे बाजारों में आम लोगों की सेवा की। क्वेश्चन नंबर 4 का इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा की संदर्भ में दिए गए सबूतों का विश्लेषण करें। उत्तर क्या हो जाएगा? गुलामों को बाजारों में खुलेआम किसी भी सामान की तरह बेचा जाता था और नियमित रूप से उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उपहार के रूप में घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। उन्हें विवरण से यह उनके विवरण से यह स्पष्ट था कि दासों में काफी अंतर था। सुल्तान की सेवा में कुछ महिला दास संगीत और नृत्य के विशेषज्ञ थे। सुल्तान द्वारा अपने रईसों पर नजर रखने के लिए महिला दासों को भी नियुक्त किया गया। पहले क्या होता था? पहले आज जैसे सामान बिकता है ऐसे बाजारों में आदमी बिकते थे जिन्हें दास कहा जाता था, और वो चाहे जहाँ बिके, चाहे जो खरीद के और चाहे जिसे बेच दे, ऐसा होता था। तो उसका वर्णन इब्न बतूता ने किया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। कि रखने के लिए महिला दासों को भी नियुक्त किया गया, नजर रखने के लिए गया था। दास आम तौर पर घरेलू श्रम के लिए उपयोग किए जाते थे। घरेलू श्रम के लिए महिला दासों की कीमत बहुत कम थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सती प्रथा के वे कौन से तत्व हैं जिन्होंने बर्नियर का ध्यान आकर्षित किया? उत्तर, महिलाओं का उपचार पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बन गया। सती प्रथा ने बर्नियर के मन को आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने मृत्यु को गले लगा लिया, जबकि अन्य को मरने के लिए मजबूर किया गया। उनके द्वारा सबसे मार्मिक वर्णन था। लाहौर में उन्होंने एक सुंदर युवा विधवा को बलिदान करते हुए देखा, जिनकी आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा था वहां पर। जब वह भयानक गड्ढे के पास गई तो वह जीवित से ज्यादा मृत लग रही थी। उनके मन की पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने एक वृद्ध महिला की सहायता की, जिसे, चलिए इसे सारे लीजिए साथियों। चलिए यहाँ पे है, सहायता की, जिसे उसकी बाह के नीचे दबाया गया था। उसे लड़की उसे लग सॉरी उसे लकड़ी पर बैठा दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग न सके, और वह जिंदा जल गई। पहले ऐसा होता था कि जो जिनका पति नहीं रहता उनको जो है जिंदा जला दिया जाता था। तो वही वर्णन इसमें देखा गया था इब्न बतूता के द्वारा, बर्नियर के द्वारा। तो यही है सब इसमें। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। अब यहाँ से दीर्घ मतलब बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या? जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल बिरुनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। उत्तर क्या हुआ? अल बिरुनी ने अन्य समाजों में समानताएं खोजकर जाति व्यवस्था को समझाने की कोशिश की। उन्होंने प्राचीन पारस का उदाहरण लिया। उन्होंने बताया कि वह 4 सामाजिक श्रेणियों को मान्यता दी गई थी। 4 सामाजिक श्रेणियों को मान्यता दी गई थी। शूरवीरों और राजकुमारों, भिक्षु,
अग्नि पुजारी और वकील, चिकित्सकों, खगोलविदों और अन्य वैज्ञानिकों और किसानों और कारीगरों, कितने लोग थे। इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि सामाजिक विभाजन भारत के लिए अद्वितीय नहीं थे। उसी समय उन्होंने बताया कि इस्लाम के भीतर सभी पुरुषों को समान माना जाता था, जो केवल धर्मनिष्ठा के पालन में भिन्न था। अल-बर्नी ने वर्णों की प्रणाली के बारे में भी लिखा। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की थी, अगली क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और अंत में शूद्र। जाति व्यवस्था के बारे में उनके विवरण से पता चलता है कि यह उनके चलिए साथियों उनके प्रमाणिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से काफी प्रभावित था, जिसने ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से प्रणाली को चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रणाली को क्या किया था, नियंत्रित करने वाले नियमों को निर्धारित किया था। जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी वर्णन में उनकी स्वीकारोक्ति के बावजूद अल-बिरूनी ने प्रदूषण की धारणा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि जो कुछ भी अशुद्धता की स्थिति में आता है वह प्रयास करता है और शुद्धता की अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करने में सफल होता है। सूरज हवा को साफ करता है और समुद्र में नमक पानी को प्रदूषित होने से बचाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो अल-बर्नी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उनके अनुसार सामाजिक प्रदूषण की अवधारणा जाति व्यवस्था के लिए आंतरिक प्रकृति के नियमों के विपरीत थी। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे देखिए क्या हुआ फिर। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपको लगता है कि इब्न बतूता का विवरण समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन को समझने में उपयोगी है? अपने जवाब के लिए कारण दे। उत्तर क्या हो जाएगा, समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन के बारे में इब्न बतूता के विवरण निम्नानुसार हैं। उनके शहरों को उन लोगों के लिए रोमांचक, दूसरों से भरा, जिनके पास आवश्यक, चलिए इसकी सारी ले लीजिए। देखो, उन्होंने शहरों को उन लोगों के लिए रोमांचक अवसरों से भरा पाया जिनके पास आवश्यक संसाधन और कौशल थे। युद्धों और आक्रमणों के कारण होने वाले सामयिक व्यवधान को छोड़कर वे घनी आबादी और समृद्ध थे। शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें थी और कई तरह के सामानों के साथ उज्ज्वल और रंगीन बाजार, यानी 2111 इस बार क्या बाजार न केवल आर्थिक लेन देन के स्थान थे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मंदिर और एक मस्जिद थी और उनमें से कुछ नर्तकियों, संगीतकारों और गायकों द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित थे। व्यापार और वाणिज्य में अंतर एशियाई नेटवर्क अच्छे थे। फिर क्या हुआ आगे, अच्छे थे। भारतीय निर्माताओं की पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी और यह कारीगरों और व्यापारियों के लिए भारी लाभ प्राप्त करता था। भारतीय वस्त्र, विशेष रूप से सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, ब्रोकेड और साटन की बहुत मांग थी। उन्होंने दिल्ली को एक विशाल शहर के रूप में वर्णित किया जिसमें एक बड़ी आबादी थी। भारत में सबसे बड़ा दौलताबाद महाराष्ट्र में लगभग दिल्ली के आकार जैसा था। इसलिए यह इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका विवरण हमें शहरी केंद्रों में जीवन के बारे में जानकारी देता है, लेकिन हमें भोजन की आदतों, जीवन शैली के पेशेवरों आदि के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो साथियों इसका अध्ययन कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कराते हैं। फिर देखिए क्या है, चर्चा कीजिए। अब इधर देखिए, चर्चा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? समकालीन ग्रामीण समाज पर बर्नियर का ब्यूरो था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ब्यूरो था, देखो यहाँ भी लिखा है ब्यूरो था। क्या उनके अनुसार भारत में भूमि के निजी संपत्ति के स्वामित्व की कमी थी? उसका निजी संपत्ति के गुणों में एक दृढ़ विश्वास था और ताज के स्वामित्व को राज्य और उसके लोगों दोनों के लिए हानिकारक मानता था। उनके अनुसार मुगल साम्राज्य में सम्राट सभी भूमि के मालिक थे और इसे अपने रसोई के बीच वितरित करते थे, और यह अर्थव्यवस्था और समाज के लिए विनाशकारी परिणाम थे। यह धारणा अन्य यात्रियों द्वारा दी गई थी, जिससे पता चलता है कि यह प्रचलित था और इस तरह यह समकालीन ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। उनके अनुसार जमींदार अपने बच्चों के लिए अपनी जमीनें पास नहीं करते थे, इसलिए वे उत्पादन के निर्वाह और विस्तार में किसी भी दीर्घकालिक निवेश के खिलाफ थे। भूमि में निजी संपत्ति की अनुपस्थिति इसलिए सभी को सुधारने के या बताने रखने चिंता वाले। चलिए इस सिलसिला ले लीजिए। क्या हुआ? भूमि में निजी संपत्ति की अनुपस्थिति इसलिए भूमि को सुधारने या बनाए रखने की चिंता वाले जमींदारों के वर्ग के उभरने को रोकती थी, जिसके कारण कृषि की एक समान बर्बादी होती थी। किसान का अत्यधिक उत्पीड़न और निरंतरता सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग को छोड़कर समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में गिरावट आ गई। उनके अनुसार बहुत अमीर और शक्तिशाली वर्ग अल्पतम में था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कोई मध्य राज्य नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यह बर्नियर से लिया गया एक उदाहरण है। क्या है? यह बर्नियर से लिया गया एक उदाहरण है। क्या ये ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्प शिल्प कारीगरी के बहुत उदाहरण हैं, जिनके पास औजारों का अभाव है और जिनके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा। कभी कभी वे यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते कि असली और नकली के बीच अंतर कर पाना मुश्किल होता था। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें और सुंदर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता और सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। चलिए साथियों इसकी हिस्सा ले लीजिए। फिर आगे क्या है? उसके द्वारा अभिलिखित शिल्प कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए तथा इसकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से कीजिए। साथियों ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं मिला मिला के, तो इसमें पूरा वर्णन किया गया था। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुत उदाहरण, उसको लेख था, पढ़ के तो देना था आंसर। प्रस्तुत उदाहरण से पता लगता है कि बर्नियर की भारतीय कारीगरों के विषय में अच्छी राय थी। उसके मतानुसार भारतीय कारीगर अच्छे औजारों के अभाव में भी कारीगरी के प्रशंसनीय नमूने प्रस्तुत करते थे। वे यूरोप से निर्मित वस्तुओं को इतनी कुशलतापूर्वक नकल करते थे कि असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल। बर्नियर भारतीय चित्रकारों की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित थे। चलिए ये जो है, चलिए फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। वह भारतीय चित्रों की सुंदरता, मृदुलता को सूक्ष्मता से विशेष रूप से आकर्षित हुआ। इस उदाहरण ने बर्नियर ने बंदूक बनाने, स्वर्ण आभूषण बनाने, चित्रकारी जैसे शिल्पों की विशेषता के रूप प्रशंसा की। अलिखित शिल्प कार्य, बर्नियर द्वारा अलिखित शिल्पों या शिल्पकारों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है कि बढ़ई, लोहार,
जुलाहा कुम्हार, खरादी, परलाछा, रस को रोगन लगाने वाले, कसीदकार, दर्जी, जूते बनाने वाले, रेशम कारी और महीन मलमल का काम करने वाले, वस्तुविद, संगीतकार और सुलेखक आदि। प्रस्तुत उदाहरण में बर्नियर ने लिखा है कि भारतीय कारीगर औजार एवं प्रशिक्षण के अभाव भी कारीगर के प्रशंसनीय नमूने पेश करते थे। चलिए इस सिलसिला ले लीजिए साथियों। प्रशिक्षण के अभाव में कारीगरी नमूने प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से पता चलता है कि कारखानों अथवा कार्यशालाओं में कारीगर विशेषज्ञों की देख रेख में कार्य करते थे। कारखानों में भिन्न भिन्न शिल्पों के लिए अलग अलग कक्ष थे। शिल्पकार अपने कारखाने में प्रतिदिन सुबह आते थे और पूरा दिन अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। अब नेक्स्ट देखिए साथियों। अब मानचित्रकार क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। दुनिया की रूपरेखा मानचित्र पर इब्न बतूता द्वारा देखे गए देशों को चिन्हित करते हैं। वे कौन से समुद्र हैं जिन्हें उसने पार किया होगा? उत्तर इब्न बतूता द्वारा तैयार किए गए देश हैं। चलिए यूरोप, देखो यूरोप है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एशिया है, चाइना है, अफ्रीका है। देखो चलो क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मक्का, सीरिया, इराक, पारस, यमन, ओमान, भारत, चीन, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका। समुद्र के नाम हैं हिंद महासागर, लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो साथियों इसी के साथ ये अध्याय जो है क्वेश्चन आंसर को पूरा हुआ। अध्याय 5 था ये, तो इसका पूरा अध्ययन कर लीजिए साथियों, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।